हेलो फ्रेंड्स, जय हिंद। दिस इज श्वेता। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल ज्ञान कुंज विद श्वेता में आपका स्वागत है। तो कैसे हो आप लोग? आशा करती हूँ कि आप लोग बहुत अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे। और अगर आप लोगों ने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया होगा तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब माय चैनल। तो फ्रेंड्स, जैसा कि आप लोगों को पता है, मैं आप लोगों के लिए जो सीटेट का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर चला रही हूँ। तो आज का जो सब्जेक्ट रहेगा वो ईवीएस रहेगा। जो सीटेट 2019 में दिसंबर में जो पेपर हुआ था उसका ईवीएस का पेपर रहेगा फ्रेंड। तो जल्दी चलिए, ज़्यादा टाइम नहीं लेते हुए आज का वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट से है फ्रेंड। तो देखिए, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है कि कोई व्यक्ति कोई व्यक्ति 29 नवंबर 2019 को एक एक्सप्रेस ट्रेन में सूरत, गुजरात से नागरकोइल, केरल जाने के लिए बैठा। ठीक है, यह ट्रेन सूरत से 19:45 बजे, मतलब कि आपका हो गया 7:45 चली, और 1 दिसंबर 2019 को 11:45 पर नागरकोइल पहुंची। यदि सूरत से नागरकोइल के बीच ट्रेन मार्ग की दूरी 21-20 किलोमीटर है तो इस यात्रा में ट्रेन की औसत चाल क्या थी। ठीक है, आप लोग इसका ये लगाइएगा क्वेश्चन, ऐसे क्वेश्चन आते हैं। ठीक है, तो इसका जो राइट ऑप्शन हो जाएगा फ्रेंड, इसका जो मैं आप लोगों को बता देती हूँ, ऑप्शन 3 होगा। ठीक है, 53 किलोमीटर प्रति आवर के रफ्तार से ये चली ट्रेन है। तो आप लोग इसको क्वेश्चन को सॉल्व करिएगा। तो आप लोगों को यही राइट ऑप्शन मैं बता दी हूँ, आप लोगों को निकलेगा। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 पे 62 है क्वेश्चन नंबर कि निम्नलिखित में से कौन अंतर्राष्ट्रीय ख्याति प्राप्त वेट लिफ्टर है। ठीक है, तो देखिए, ये जो ईवीएस के में क्वेश्चन ये सब आते हैं, ये आप लोगों का एनसीईआरटी और एससीईआरटी बेस पे रहेगा क्वेश्चन। ये हमेशा पूछे जाते हैं 15 नंबर के। तो आप लोग इसको अच्छे से पढ़िएगा। तो इसका पहले तो ऑप्शन पढ़ लेते हैं। ऑप्शन फर्स्ट है सुनीता विलियम्स, और ऑप्शन सेकेंड है बछेंद्री पाल, और ऑप्शन थर्ड है सूर्य मणि, और ऑप्शन फोर्थ है कर्णम मल्लेश्वरी। तो इसका राइट ऑप्शन क्या होगा? तो देखिए, इसका जो राइट ऑप्शन हो जाएगा, जो अंतर्राष्ट्रीय ख्याति प्राप्त जो वेट लिफ्टर थी वो कर्णम मल्लेश्वरी थी फ्रेंड। ऑप्शन फोर्थ इसका राइट हो जाएगा। तो नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 63 पे। तो क्वेश्चन नंबर 63 है फ्रेंड कि नीचे दिया गया कौन सा एक समूह जड़ों का है। ठीक है, इसमें से ऑप्शन में से बताना है कि कौन सा एक जो समूह है वो जड़ों का है। तो पहले तो हम लोग ऑप्शन पढ़ लेते हैं। ऑप्शन फर्स्ट है चुकंदर, आलू और अदरक। ठीक है, तो ये तो होगा नहीं, चुकंदर अलग होता है, आलू और अदरक ये सब चीज़ें अलग होती हैं, एक समूह नहीं है। ऑप्शन सेकंड क्या है कि गाजर, हल्दी और अदरक, और ऑप्शन थर्ड है शकरकंदी, मूली और हल्दी, और ऑप्शन फोर्थ है गाजर, चुकंदर और मूली। तो इसका राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा? देखिए, जो गाजर और चुकंदर और मूली, ये दो जो तीनों चीज़ें हैं, वो इनकी जो जड़ें हैं वो एक समूह में ही होती हैं। तो इसका जो राइट ऑप्शन हो जाएगा, ऑप्शन फोर्थ इसका राइट हो जाएगा। ठीक है फ्रेंड, तो आप लोगों को भी जो क्वेश्चन आ रहा है तो उसका प्लीज़ कमेंट बॉक्स में आंसर दीजिए। और आप लोग प्लीज़ एक रफ पेन लेके बैठिए, जिससे आप लोगों का आकलन हो जाएगा, एक मॉक टेस्ट हो जाएगा कि नहीं आप लोगों का 30 क्वेश्चन में से कितना राइट हो रहा है फ्रेंड। तो ठीक है, और अगर आप ऐसे करके तैयारी करेंगे तो आपका जो सीटेट है वो क्लियर होने का ज़्यादा चांस रहेगा। और इसमें से कुछ लोग होंगे जो पहले फर्स्ट टाइम सीटेट का एग्ज़ाम दे रहे होंगे, और कुछ लोग होंगे कि दे चुके होंगे 1-2 बार। लेकिन अगर जो फर्स्ट टाइम दे रहा है तो आप ज़्यादा घबराइएगा मत, अगर क्वेश्चन थोड़े लेंदी देखिए तो। ठीक है, आप बहुत अपने मन को शांत करके अगर क्वेश्चन को अच्छे से पढ़ेंगे और समझेंगे तो आपका क्वेश्चन जो है वो राइट ही होगा। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 64 पे कि रेगिस्तानी ओक नाम एक पेड़ है जो पाया जाता है। ठीक है, रेगिस्तानी ओक के नाम से एक पेड़ होता है, वो कहाँ पाया जाता है? तो ऑप्शन फर्स्ट है अबू धाबी, और ऑप्शन सेकेंड है ऑस्ट्रेलिया में, और ऑप्शन थर्ड है राजस्थान के रेगिस्तानों में, और ऑप्शन फोर्थ है संयुक्त अरब अमीरात के रेगिस्तानों में। तो ठीक है, जो रेगिस्तानी ओक होता है वो फ्रेंड ऑस्ट्रेलिया में पाया जाता है। ठीक है, ऑस्ट्रेलिया, ऑप्शन सेकंड इसका राइट हो जाएगा, ऑस्ट्रेलिया में पाया जाता है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 65। ठीक है, इसके हिसाब से 65 है, ऐसे ये 5वां क्वेश्चन है। तो देखिए क्वेश्चन क्या है कि नेपेंथिस एक पौधा जो शिकार करता है,
के विषय में नीचे दिए गए कथनों पर विचार कीजिए। ठीक है, नेपेंथिस आप लोगों ने पढ़ा होगा, जो लोग भी अगर एनसीईआरटी पढ़े होंगे तो वो लोग जरूर पढ़े होंगे नेपेंथिस के बारे में। ये एक शिकारी पौधा कहा जाता है इसको, और उसके कथन उसी के बारे में ये नीचे ऑप्शन में कथन दिया गया है। तो चलिए हम लोग पढ़ते हैं और उसमें से बताते हैं कि कौन सा कथन राइट है, कौन सा रॉन्ग है। तो ऑप्शन फर्स्ट में ए में क्या है कि यह पौधा ऑस्ट्रेलिया, इंडोनेशिया और भारत में मेघालय में पाया जाता है। ठीक है, और ऑप्शन बी में क्या है, ऑप्शन बी में क्या है कि इसका आकार घड़े जैसा होता है और इसका मुंह एक पत्ती से ढका होता है। तो ये तो चीज़ सही है, बी ऑप्शन राइट है। सी में क्या है, यह केवल छोटे छोटे कीड़े मकोड़ों को फंसाकर उनका शिकार कर सकता है। और ऑप्शन डी क्या है कि यह छोटे कीड़े मकोड़ों को खींचने के लिए मोहक आवाज़ निकालता है जो इसमें फंस जाते हैं और बाहर नहीं निकल पाते। तो इसका राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा, आप लोग बताइएगा कि इसका राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा। तो देखिए इसमें फर्स्ट भी सही है और बी भी सही है, ए बी दोनों सही है। तो इसका जो राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन ए राइट हो जाएगा। ठीक है, केवल ए और बी। तो नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 6 पे। 66 है कि भारत की आज़ादी से पहले महात्मा गांधी ने जिस दांडी के समुद्र तट तक अपनी प्रसिद्धि यात्रा की थी वह भारत के नीचे दिए गए किस राज्य में स्थित है। ठीक है, आप लोगों ने पढ़ा होगा, ये आप लोग हिस्ट्री में भी पढ़े होंगे, जो आधुनिक इतिहास है उसमें भी पढ़ा होगा कि जो गांधी जी अपना यात्रा शुरू किए थे, दांडी यात्रा, वो कौन से तट से शुरू किए थे और वो भारत के नीचे दिए गए किस राज्य में स्थित है। ठीक है, तो ऑप्शन पढ़ लेते हैं। ऑप्शन फर्स्ट है आंध्र प्रदेश, और ऑप्शन सेकेंड है कर्नाटक, और ऑप्शन थर्ड है महाराष्ट्र, और ऑप्शन फोर्थ है गुजरात। तो प्लीज़ आप लोग कमेंट बॉक्स में भी कमेंट करिएगा कि इसका राइट ऑप्शन क्या होगा। मुझे ऐसा लग रहा है कि बहुत लोगों को ये क्वेश्चन पता होगा। ठीक है, तो जिसको नहीं पता होगा मैं बता रही हूँ कि इसका जो राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन डी इसका राइट हो जाएगा। गुजरात से ही ये दांडी एक जगह है, वहाँ से ही ये यात्रा शुरू की गई थी। ठीक है, ऑप्शन फोर्थ है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 67 पे। तो क्वेश्चन नंबर 67 है फ्रेंड कि उच्च ज्वर, तेज बुखार के साथ कपकपी जिसका उपचार सिकोना पेड़ की छाल से किया जा सकता है वह है। ठीक है, तो सिकोना एक पेड़ है, उसकी छाल से एक दवा बनाई जाती है। वो दवा किस तेज बुखार होता है वो किस बीमारी में काम आता है, क्वेश्चन यही पूछा है फ्रेंड। तो ऑप्शन पढ़ लेते हैं। ऑप्शन फर्स्ट है मियादी बुखार, और ऑप्शन सेकेंड है मलेरिया, और ऑप्शन थर्ड है चिकनगुनिया, और ऑप्शन फोर्थ है डेंगू। तो इसका राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा। तो देखिए जो उच्च तेज बुखार होता है और उसी में ये काम आता है। ठीक है, तो ये होता है जो सिकोना की छाल बनाई जाती है वो मलेरिया के उपचार के लिए बनाई जाती है। तो ऑप्शन सेकंड इसका राइट हो जाएगा। ठीक है, मलेरिया। तो नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 68। देखिए ये दिशा वाला क्वेश्चन दिया गया है, ये ऐसे भी क्वेश्चन आप लोगों को आते हैं। ये मैं प्रीवियस ईयर इसीलिए करवा रही हूँ कि आप लोगों को आइडिया हो सके कि किस प्रकार के क्वेश्चन बनते हैं। ठीक है, आप लोगों को जो भी है, किसी भी अगर आप एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं तो आप लोगों के लिए प्रीवियस ईयर क्वेश्चन मोस्ट इंपॉर्टेंट है। किसी भी फील्ड में किसी भी चीज़ का आप एग्ज़ाम देने वाले हैं तो उसका प्रीवियस ईयर ज़रूर करिए, उससे आप लोगों को एक आकलन हो जाता है कि क्वेश्चन किस तरीके के किस पैटर्न में बनता है। तो ठीक है, आप लोगों को ये दिशा वाले भी क्वेश्चन एक ज़रूर पूछे जाएंगे। ठीक है, तो आप लोग ऐसे भी क्वेश्चन याद अपना तैयार करके रखिएगा। तो क्वेश्चन क्या है कि देखिए फ्रेंड, पढ़ते हैं कि किसी डॉक्टर का घर एक्स पर स्थित है। ठीक है, तो क्वेश्चन आप ऐसे सॉल्व करिएगा। देखिए यहाँ पे तो जगह नहीं है लेकिन फिर भी मैं बताने की कोशिश करती हूँ कि देखिए डॉक्टर का घर एक्स पर स्थित है, उसका अस्पताल जो है वो वाई पर स्थित है, और डॉक्टर के घर से अस्पताल जाने के लिए कोई सीधी सड़क नहीं है। ठीक है, एक्स और वाई पे स्थित है और कोई सीधी सड़क नहीं है। ठीक है, मान लीजिए ये वाई हो गया और ये यक्स हो गया, इस पर सीधी सड़क कोई नहीं है, ऐसे घूम के जानी पड़ेगी। तो क्या है कि अतः डॉक्टर पहले ए पर जाते हैं जो वाई के ठीक पूर्व में है। ठीक है, 600 मीटर की दूरी पर है। फिर वह बी पर जाते हैं जो ए के ठीक दक्षिण में 450 मीटर की दूरी पर
पर है, फिर वह सी पर जाते हैं जो बी के ठीक पश्चिम में 120 मीटर की दूरी पर है, और अंत में वह वाई पर अपने अस्पताल पहुंचते हैं जो सी के ठीक उत्तर में 90 मीटर की दूरी पर है। अस्पताल के सापेक्ष डॉक्टर के घर की सही दिशा क्या है? ठीक है, आप लोग उसको बनाइएगा कि वाई है और एक्स है, और उस पर हम एक्स की पूर्व दिशा में जाते हैं तो 600 मीटर जाते हैं, तो ऐसे ऐसे करके आप बनाइएगा। तो देखिए इसका जो राइट ऑप्शन क्या होगा, पहले हम लोग ऑप्शन पढ़ लेते हैं। ऑप्शन फर्स्ट में है कि उत्तर और पूर्व, और ऑप्शन सेकेंड में है कि उत्तर और पश्चिम, और ऑप्शन थर्ड में है कि दक्षिण और पूर्व, और ऑप्शन फोर्थ में है दक्षिण और पश्चिम। तो इसका राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा? तो देखिए इसका जो राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन सेकेंड, इसका राइट हो जाएगा उत्तर और पश्चिम में, ये जो है वो सही होगा। ठीक है, जो अस्पताल से के सापेक्ष डॉक्टर के घर की सही दिशा जो बन रही है वो उत्तर और पश्चिम ही बन रही है। ठीक है, ऑप्शन सेकेंड इसका राइट हो जाएगा। इसको हटा देते हैं, ऑप्शन सेकेंड इसका राइट हो जाएगा। तो नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 69 है। तो क्वेश्चन नंबर 69 है फ्रेंड की चेराओ नाच कहाँ के लोग करते हैं? ठीक है, एक चेराओ नाच है वो कहाँ के लोग करते हैं? तो ऑप्शन फर्स्ट है झारखंड, और ऑप्शन सेकंड है मिज़ोरम, और ऑप्शन थर्ड है मणिपुर, और ऑप्शन फोर्थ है मेघालय। तो इसका राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा? जो चेराओ नाच है वो कहाँ के लोग करते हैं फ्रेंड? झारखंड के, या मिज़ोरम के, या फिर मणिपुर के, या फिर मेघालय के? तो इसका जो राइट ऑप्शन हो जाएगा फ्रेंड वो हो जाएगा मिज़ोरम के जो लोग हैं वो ही चेराओ नाच करते हैं। ठीक है, ये एक प्रकार का डांस का तरीका है जो हर प्रदेश में अलग अलग डांस का तरीका है। जो यूपी में अलग है, महाराष्ट्र में अलग है, और गुजरात में अलग है। तो ऐसे ऐसे जगह पे सब जगह का अलग है। मिज़ोरम में जो है वो चेराओ नाच कहा जाता है। ठीक है, लोग करते हैं वहाँ पे। तो नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 70। तो क्या है कि तमिलनाडु के निकटवर्ती राज्य हैं। ठीक है, जो तमिलनाडु प्रदेश है उसके निकटवर्ती राज्य पूछा है फ्रेंड। तो कौन कौन से राज्य हैं, पहले ऑप्शन पढ़ लेते हैं। ऑप्शन फर्स्ट है आंध्र प्रदेश, उड़ीसा और कर्नाटक, और ऑप्शन सेकेंड है केरल, आंध्र प्रदेश और महाराष्ट्र, और ऑप्शन थर्ड है कर्नाटक, छत्तीसगढ़ और केरल, और ऑप्शन फोर्थ है आंध्र प्रदेश, केरल और कर्नाटक। तो इसका राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा? 70 का राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा फ्रेंड? तो देखिए जो तमिलनाडु के निकटवर्ती राज्य है फ्रेंड, तो वो है आंध्र प्रदेश भी है, केरल भी है और कर्नाटक भी है। ये तीनों है। ऑप्शन फोर्थ इसका राइट हो जाएगा। ठीक है, आंध्र प्रदेश, केरल और कर्नाटक। ठीक है, और अगर आप लोगों को ये वीडियो अच्छा लग रहा होगा, आप लोगों के लिए यूज़फुल होगा, तो प्लीज़ वीडियोस को लाइक करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, और प्लीज़ अपने फ्रेंड सर्कल में भी जिसको भी इम्पॉर्टेंट होगा ऐसे वीडियोस की, तो प्लीज़ उसको ज़रूर शेयर करिएगा। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। 71 क्या है कि NCF 2005 के अनुसार निम्नलिखित में से क्या प्राथमिक स्तर पर पर्यावरण अध्ययन शिक्षण का उद्देश्य नहीं होना चाहिए? ठीक है, जो NCF 2005 है उसके अनुसार जो प्राथमिक स्तर पर पर्यावरण का जो अध्ययन है EVS का, वो शिक्षण का उद्देश्य नहीं होना चाहिए। आप लोग इसका ज़रूर ध्यान रखिएगा कि जो वो इसमें बोल रहा है कि नहीं होना चाहिए। ठीक है, नहीं का बिल्कुल ध्यान रखिएगा, क्योंकि बहुत लोग हैं ऐसे पढ़ने में नहीं को भूल जाते हैं और क्वेश्चन गलत कर देते हैं। ठीक है, तो इसका आप ज़रूर ध्यान रखिएगा कि इसमें नहीं होना चाहिए ये पूछा है। तो ऑप्शन फर्स्ट है कि विशेषतः प्राकृतिक पर्यावरण के प्रति बच्चे की जिज्ञासा एवं सृजनात्मकता को बढ़ावा देना। तो बढ़ावा देना इसमें नहीं पूछा है, तो ये तो होगा नहीं। और ऑप्शन सेकेंड है कि अवलोकन, वर्गीकरण और निष्कर्ष निकालने आदि प्रक्रियाओं के माध्यम से बुनियादी संज्ञानात्मक और गत्यात्मक कौशल प्राप्त करने के लिए खोजबीन से जुड़ी और हाथों से करने वाले कार्यों में बच्चों को संलग्न करना। तो ये भी क्रिएटिविटी ही है, तो एक तरीके का। और थर्ड ऑप्शन देखते हैं। ऑप्शन थर्ड है कि प्राकृतिक, सांस्कृतिक व सामाजिक पर्यावरण के बीच संबंधों को पहचानने व समझने में बच्चों को प्रशिक्षित करना। और ऑप्शन फोर्थ क्या है कि पर्यावरणीय समझ के द्वारा बच्चों में सटीक संख्यात्मक कौशलों का विकास करना।
ठीक है। जो सटीक संख्यानात्मक जो कौशल है ये चीज़ें नहीं होनी चाहिए, इसमें नहीं है फ्रेंड पूछा है तो ऑप्शन 4 ही इसका राइट हो जाएगा। ठीक है, किसी बात को हम सटीक नहीं कर सकते कि नहीं यही होगा और ये ऐसे ही होना चाहिए, सटीक संख्यानात्मक कौशलों का विकास नहीं है। ठीक है, तो ऑप्शन 4 इसका राइट हो जाएगा। तो नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 72 पे। तो क्वेश्चन नंबर 72 है फ्रेंड कि पर्यावरण अध्ययन कक्षाओं 3rd से 5 जो है 5 के लिए एक विषय क्षेत्र है जो संकलित करता है। ठीक है, जो पर्यावरण अध्ययन है वो कक्षा 3 से लेकर के 5 के लिए एक विषय क्षेत्र है जो संकलित करता है। ठीक है, तो ऑप्शन में क्या है कि ऑप्शन फर्स्ट है विज्ञान की अवधारणाओं और मुद्दों को, और ऑप्शन सेकेंड है कि पर्यावरणीय शिक्षा सामाजिक अध्ययन और विज्ञान की अवधारणाओं और मुद्दों को, और ऑप्शन थर्ड है कि विज्ञान और सामाजिक विज्ञान की अवधारणाओं और मुद्दों को, और ऑप्शन फोर्थ है कि पर्यावरणीय शिक्षा और विज्ञान की अवधारणाओं और मुद्दों को। तो इसका राइट ऑप्शन क्या होगा, जो संकलित करता है फ्रेंड पूछा है। तो देखिए विज्ञान की अवधारणाओं मुद्दों को पर्यावरणीय जो शिक्षा और सामाजिक अध्ययन होता है उसी को के मुद्दों को ये ध्यान में संकलित करता है। ठीक है, तो ऑप्शन सेकेंड ही इसका राइट हो जाएगा। ठीक है, हमेशा ही सामाजिक को अधिकतर बढ़ावा देना चाहिए। ठीक है, पर्यावरणीय शिक्षा और सामाजिक अध्ययन दोनों ही विज्ञान की अवधारणाओं को मुद्दों को वो करता है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 73। तो 73 में क्या है फ्रेंड, तो 73 है कि निम्नलिखित में से क्या पर्यावरण अध्ययन के संदर्भ में सही है। ठीक है, क्या पर्यावरण के अध्ययन में सही है। तो क्या है, ऑप्शन फर्स्ट है कि पर्यावरण अध्ययन एक विषय है जो 1 से 5 तक की कक्षाओं में पढ़ाया जाता है। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं। सेकेंड में क्या है कि 1 से 2 की कक्षाओं के लिए भाषा और गणित के माध्यम से पर्यावरण अध्ययन पढ़ाया जाता है। और ऑप्शन थर्ड में क्या है कि सेकेंड, थर्ड और फोर्थ की कक्षाओं के लिए पर्यावरण अध्ययन से जुड़े मुद्दों को भाषा और गणित के माध्यम से पढ़ाया जाता है। और ऑप्शन फोर्थ में क्या है कि 1 से 2 तक की कक्षाओं के लिए पर्यावरण अध्ययन से जुड़े मुद्दे विज्ञान और सामाजिक विज्ञान के द्वारा पढ़ाया जाता है। तो देखिए जो विज्ञान और सामाजिक विज्ञान के द्वारा पढ़ाया जाता है यही चीज़ें राइट है। ठीक है, ऑप्शन फोर्थ इसका राइट हो जाएगा। 73 का फोर्थ राइट हो जाएगा। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 74। तो 74 में क्या है कि बच्चों को पर्यावरण अध्ययन को सीखने के लिए खोजने के द्वारा पर्याप्त समय दिया जाता है। यह इंगित करता है कि क्या इंगित करता है। ऑप्शन फर्स्ट है पर्यावरण अध्ययन याद करके सीखा जाता है। याद करके अगर सीखा जाएगा तो ये बिल्कुल गलत होगा। और ऑप्शन सेकेंड क्या है कि पर्यावरण अध्ययन सूचनाओं के द्वारा सीखा जाता है। और ऑप्शन थर्ड है कि पर्यावरण अध्ययन बाल केंद्रित है। और ऑप्शन फोर्थ है कि पर्यावरण अध्ययन शिक्षक केंद्रित है। तो शिक्षक केंद्रित तो होगा नहीं, और जो पर्यावरण अध्ययन है वो क्या होगा कि वो अध्ययन सूचनाओं के द्वारा सीखा जाता है। तो सूचना के द्वारा तो किसी चीज़ को नहीं सीखा जाता है, ये बाल केंद्रित होता है। ठीक है, ऑप्शन थर्ड इसका राइट हो जाएगा। ऑप्शन थर्ड इसका राइट हो जाएगा। तो नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 75। 75 है क्या क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा पर्यावरण अध्ययन पाठ्यक्रम के सुझावित प्रकरणों का उप प्रकरण है। ठीक है, प्रकरणों का उप प्रकरण है। तो ऑप्शन फर्स्ट है परिवार और मित्र, और ऑप्शन सेकंड है भोजन, और ऑप्शन फोर्थ है जानवर, और ऑप्शन फोर्थ है हम चीज़ें कैसे बनाते हैं। ऑप्शन थर्ड है जानवर। तो इसका राइट ऑप्शन क्या होगा, क्या पूछा है कि निम्नलिखित में से कौन सा पर्यावरण अध्ययन पाठ्यक्रम के सुझावित प्रकरणों का उप प्रकरण है। तो इसका जो राइट ऑप्शन हो जाएगा वो हो जाएगा जानवर। ठीक है, ऑप्शन थर्ड इसका राइट हो जाएगा। तो नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 76। क्वेश्चन नंबर 76 है फ्रेंड कि निम्नलिखित में से क्या पर्यावरण अध्ययन के शिक्षक के लिए वांछनीय गतिविधि है। निम्नलिखित में से क्या पर्यावरण अध्ययन के शिक्षक के लिए वांछनीय गतिविधि है।
तो ऑप्शन से फर्स्ट है विभिन्न कक्षाओं के बहु सांस्कृतिक क्षेत्रों को संबोधित करना, और ऑप्शन सेकेंड है कि पर्यावरण अध्ययन की अवधारणाओं से संबंधित महत्वपूर्ण सूचनाओं को बच्चों को देने के लिए प्रेरित करना, और ऑप्शन थर्ड है कि पर्यावरण अध्ययन के 6 प्रकरणों का रेखीय आयोजन करना, और ऑप्शन फोर्थ है केवल पाठ्य पुस्तकों पर आश्रित रहना। तो वांछनीय गतिविधि पूछा है फ्रेंड इसमें, तो केवल पाठ्य पुस्तकों पर आश्रित रहना ये तो गलत होगा। और ऑप्शन सेकंड में क्या है कि अवधारणाओं से संबंधित महत्वपूर्ण सूचनाओं को बच्चों को देने के लिए प्रेरित करना, तो ये चीज़ें भी सही नहीं है। इसका जो राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन फर्स्ट ही इसका राइट हो जाएगा, जो विभिन्न कक्षाओं में बहुसांस्कृतिक क्षेत्रों को संबोधित करना है। ठीक है, ऑप्शन फर्स्ट इसका राइट हो जाएगा। तो नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट पे। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है कि निम्नलिखित में से क्या पर्यावरण अध्ययन में बच्चों के द्वारा ज्ञान की रचना में महत्वपूर्ण है। ठीक है, पूछा है कि निम्नलिखित में से ऑप्शन दिया गया है कि पर्यावरण अध्ययन में बच्चों के द्वारा ज्ञान की रचना में महत्वपूर्ण है। ऑप्शन फर्स्ट है बच्चों का सक्रिय भाग लेना, और ऑप्शन सेकंड है बी में है कि बच्चों के समुदाय के सदस्य, और ऑप्शन थर्ड है कि पर्यावरण अध्ययन की पाठ्य पुस्तकें, और ऑप्शन डी है कि पर्यावरण अध्ययन की पाठ्य पुस्तक में दी गई व्याख्या और परिभाषा। तो इसका राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा। देखिए, बच्चों का सक्रिय भाग लेना ये तो चीज़ें सही है, बच्चों में समुदाय के सदस्य और पर्यावरण अध्ययन की पाठ्य पुस्तकें और पर्यावरण अध्ययन की पाठ्य पुस्तक में दी गई व्याख्या और परिभाषा, ये चीज़ें गलत है। ठीक है फ्रेंड, ए और बी और सी ये तीनों ही सही है, तो ऑप्शन फर्स्ट इसका राइट हो जाएगा, ए बी और सी राइट हो जाएगा। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट पे। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट क्या है कि बच्चों को पर्यावरण अध्ययन सीखने में प्रभावशाली तरीके से जोड़ा जा सकता है। ठीक है, जो बच्चे हैं जो उनको पर्यावरण अगर सिखाना है तो उससे उसको सिखाने के लिए सबसे प्रभावशाली तरीका क्या हो सकता है, वही पूछा है। तो ऑप्शन फर्स्ट है वृत्तांत, और ऑप्शन बी है कहानियाँ, और ऑप्शन सी है शिक्षक के द्वारा अवधारणाओं की प्रभावशाली व्याख्या, और ऑप्शन डी है शिक्षक के द्वारा अवधारणाओं का प्रभावशाली प्रदर्शन और व्याख्या। तो इसका राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा। देखिए, इसका जो राइट ऑप्शन प्रभावशाली व्याख्या और ये प्रभावशाली प्रदर्शन और व्याख्या, ये गलत हो जाएगा, ए और बी ही इसका राइट हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन दो। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड कि पर्यावरण अध्ययन के शिक्षक के द्वारा बच्चों को जानवरों का अवलोकन और उनका चित्र बनाने को प्रेरित करने का उद्देश्य है। क्या है, एक है कि बच्चों में सृजनात्मकता का विकास करना, और बी है कि बच्चों में अवलोकन और रचना कौशलों का विकास करना, और सी है कि बच्चों में सौंदर्यगत संवेदना का विकास करना। तो इसका राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा। इसका राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा। तो देखिए, इसमें दिया गया है, इसका जो राइट ऑप्शन हो जाएगा ए बी सी और तीनों ही इसका राइट हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन 4। तो नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि पर्यावरण अध्ययन में शिल्पकला और चित्रकला को समूह में करके सीखने पर बल दिया जाता है। ठीक है, जो शिल्पकला है और जो चित्रकला है दोनों को समूह में करके सीखने में बल दिया जाता है, क्योंकि ऑप्शन फर्स्ट है कक्षा की अनुशासनहीनता को रोकने के लिए समूह में सीखना शिक्षकों के लिए एक आसान और बहुत प्रभावशाली युक्ति है, और ऑप्शन बी में क्या है कि समूह में सीखना सहपाठी द्वारा सीखने को प्रोत्साहित करता है।
ये बात तो सही है, सीखने को प्रोत्साहित करता है। और ऑप्शन सी क्या है, समूह में सीखना कक्षा में सामाजिक अंतःक्रिया को बेहतर बनाता है, ये भी सही है। और ऑप्शन फोर्थ क्या है कि समूह में सीखना पर्यावरण अध्ययन के पाठ्यक्रम को समय पर पूरा करने में सहायता करता है। देखिए, समय पर पूरा करे या ना करे ये तो अलग बात है, लेकिन अगर अंतःक्रिया को बेहतर बनाता है सामाजिक, तो वो भी सही है, प्रोत्साहित करना वो भी सही है। तो ऑप्शन जिसका जो हो जाएगा वो बी और सी राइट हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन बी और सी राइट हो जाएगा। तो नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से क्या पर्यावरण को सीखने का सबसे प्रभावशाली संसाधन है। ठीक है, जो निम्नलिखित में से सबसे अच्छा प्रभावशाली तरीका क्या है पर्यावरण को सीखने का। तो ऑप्शन ए है परिवार के सदस्य, और ऑप्शन बी है समुदाय के सदस्य, और ऑप्शन सी है समाचार पत्र, और ऑप्शन डी है कक्षा। तो इसका राइट ऑप्शन क्या होगा। तो देखिए, कक्षा तो होगा नहीं, इसका जो राइट ऑप्शन हो जाएगा ए, बी और सी। ऑप्शन सी ही, ऑप्शन थर्ड इसका राइट हो जाएगा। ठीक है, परिवार के सदस्य भी प्रभावशाली तरीके संसाधन है, और समुदाय के सदस्य भी, और समाचार पत्र भी। और ये इतना इम्पोर्टेंट नहीं है डी, और इसमें ऑप्शन भी नहीं है। ठीक है, तो ऑप्शन के हिसाब से भी हमको जो ऑप्शन है उसको चूज़ करना है। ठीक है, राइट ऑप्शन को ढूंढना है। तो ऑप्शन सी इसका राइट हो जाएगा, थर्ड। तो नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित सीखने के कौन से सिद्धांत का पर्यावरण अध्ययन अनुसरण होता है। तो ऑप्शन फर्स्ट है वैश्विक से स्थानीय, और ऑप्शन सेकंड है अमूर्त से मूर्त, और ऑप्शन थर्ड है अज्ञात से ज्ञात, और ऑप्शन फोर्थ है ज्ञात से अज्ञात। तो इसका राइट ऑप्शन क्या होगा। देखिए, क्या पूछा है कि निम्नलिखित सीखने के कौन से सिद्धांत का पर्यावरण अध्ययन में अनुसरण होता है। तो इसमें जो अनुसरण होता है वो ज्ञात से अज्ञात ही होता है। ठीक है, ऑप्शन फोर्थ ही इसका राइट हो जाएगा। तो नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड कि निम्नलिखित में से कौन सा पर्यावरण अध्ययन में सीखने का रचनात्मक आकलन का संसाधन नहीं है। तो इसमें क्या पूछा है कि अध्ययन में सीखने का रचनात्मक आकलन का संसाधन नहीं है पूछा है फ्रेंड। तो ऑप्शन फर्स्ट है पोर्टफोलियो, और ऑप्शन सेकेंड है क्रम निर्धारण मापनी, और ऑप्शन थर्ड है वर्णन अभिलेख, और ऑप्शन फोर्थ है वार्षिक उपलब्धि परीक्षण। तो इसका राइट ऑप्शन क्या होगा। देखिए, क्वेश्चन में पूछा है नहीं, इसमें नहीं में आंसर देना है फ्रेंड। तो इसका जो वार्षिक उपलब्धि परीक्षण है यही नहीं होगा। ठीक है, ऑप्शन फोर्थ ही इसका राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड कि निम्नलिखित में से किसको पर्यावरण अध्ययन में बच्चों के आकलन में दूर करना चाहिए। ठीक है, तो दूर करना चाहिए फ्रेंड। ऑप्शन फर्स्ट है बच्चों के उत्तरों को सही या गलत करने में आंकना, और ऑप्शन सेकेंड है कि कक्षा 5 के ईवीएस पाठ्य पुस्तक के प्रत्येक पाठ के अंत में दिए गए आज हमने क्या सीखा पर चर्चा, और ऑप्शन थर्ड है कि आकलन के संकेतकों का उपयोग, और ऑप्शन फोर्थ है बच्चों के सीखने में के गुणात्मक आकलन। तो इसका राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा। तो देखिए, इसका जो राइट ऑप्शन हो जाएगा, इसमें पूछा गया है कि पर्यावरण अध्ययन में बच्चों के आकलन में दूर करना चाहिए, तो किसको करना चाहिए, गलत सही का आकलन। ठीक है, ऑप्शन फोर्थ का फर्स्ट ऑप्शन राइट हो जाएगा। ठीक है, फर्स्ट ऑप्शन ही राइट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 85 है। क्वेश्चन नंबर 80 देखिए, अगर आप जो लोग भी अगर ये एग्ज़ाम में पहली बार बैठ रहे हैं तो ऐसे क्वेश्चन को देख के घबराएंगे नहीं कि इतने बड़े लेंदी क्वेश्चन है तो मैं कैसे कर पाऊँगा, क्योंकि बहुत लोग ऐसे घबरा जाते हैं कि कम टाइम रहता है और इतने ज़्यादा क्वेश्चंस रहते हैं, और ऊपर से इतना जो बड़ा बड़ा क्वेश्चन रहता है तो पढ़ने में टाइम भी लगेगा और समझने में भी टाइम लगेगा। तो मैं तो यही बोलूँगी आप लोगों को कि आप लोग इसको आराम से पढ़ के आराम से अगर क्वेश्चन को हल करेंगे तो वो जल्दी भी हो जाएगा। आप लोग इतना घबराएंगे नहीं, अगर घबराएंगे तो क्वेश्चन पक्का ही गलत होगा, क्योंकि इसमें जो होते हैं बहुत माइनर ही डिफरेंस होते हैं ऑप्शंस में।
ठीक है, आपको लगेगा कि चारों ही ऑप्शन सही हैं अपने अपने जगह पे, लेकिन आपको सबसे बेस्ट ऑप्शन चूज़ करना है। ठीक है, तो आप लोग प्लीज़ शांत होके और अपने दिमाग को शांत करके ही क्वेश्चन को हल करिएगा एग्जामिनेशन हॉल में। ठीक है, तो क्वेश्चन है, पढ़ते हैं। क्या है कि एक कक्षा 5 की शिक्षक एक क्रियाकलाप का संचालन करती है जिसमें वह कक्षा के बच्चों से फर्श पर चीनी के कुछ दाने डालने को कहती है और उनको चींटियों के आने का इंतज़ार करने को कहती है। बच्चों को इस क्रियाकलाप से अर्थपूर्ण सीखने को मिल सकता है यदि शिक्षक, क्या ऑप्शन फर्स्ट है कि बच्चों को क्रियाकलाप का अवलोकन करने को प्रेरित करती है, और ऑप्शन सेकेंड है कि बच्चों को अपने अनुभव साझा करने को प्रेरित करती है, और ऑप्शन थर्ड है कि बच्चों को क्रियाकलाप का अवलोकन, अनुभव साझा और पर चर्चा करने को प्रेरित करती है, और ऑप्शन फोर्थ है कि बच्चों को क्रियाकलाप से संबंधित प्रश्नों को घर से करने को प्रेरित करती है। तो इसका राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा? देखिए, इसका जो राइट ऑप्शन हो जाएगा वो हो जाएगा थर्ड ऑप्शन जो होगा, बच्चों को क्रियाकलाप का अवलोकन, अनुभव साझा और उस पर चर्चा करने को प्रेरित करती है। ठीक है, इसमें दोनों ही बातें हैं, इसमें और इसमें जो बातें हैं वो अलग अलग, एक ही मतलब इसमें दोनों ही बातें हैं, इसमें और ये दोनों इसमें लिखा गया है। ठीक है, और इसमें अलग अलग बातें हैं, तो इसका जो राइट ऑप्शन हो जाएगा वो थर्ड ही होगा। तो नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि नीचे दी गई सूची पर विचार कीजिए। कछुआ, घड़ियाल, कौवा, बत्तख, मछली, इस सूची में निम्न में से कौन सा दूसरों से भिन्न है? ठीक है, कौन सा भिन्न है? घड़ियाल, कछुआ और मछली और कौवा। तो देखिए, कौवा ही सबसे भिन्न है, ये तो सिंपल क्वेश्चन है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि इसमें देखिए शहर राज्य का नाम दिया गया और अत्यधिक पसंद का भोजन, तो आपको इसको कॉलम को सही करना है। तो कि इसका जो राइट ऑप्शन है वो क्या होगा? देखिए, हांगकांग में क्या होता है? ठीक है, हांगकांग में क्या होता है? तो देखिए, हांगकांग में आपने पढ़ा होगा ईवीएस में जो एनसीईआरटी का बुक है उसमें दिया गया है कि पकाया हुआ सांप हांगकांग में लोग खाते हैं, तो एक का पांचवा सही होगा। और केरल में क्या होता है? केरल में किसी भी करी के साथ उबला टेपियोका खाया जाता है। ठीक है, तो ऑप्शन बी का फर्स्ट हो जाएगा। तो आप ऐसे भी दे सकते हैं, पहले ए का पांचवा किस में है? ए का पांचवा तो 3 में है, तो ये कट गया, और बी का ए, तो बी का ए, यही ऑप्शन राइट हो जाएगा। ठीक है, और जो है कश्मीर में देखिए क्या खाया जाता है? सरसों के तेल में बनी मछली। ठीक है, और गोवा में नारियल के तेल में बनी समुद्र की मछली। ठीक है, गोवा में नारियल के तेल में मछली बनाई जाती है। आप लोग इसको बारीकी से पढ़िएगा और याद भी रखिएगा, क्योंकि ऐसे ही क्वेश्चन आते हैं, आप गड़बड़ा जाएंगे, आप कंफ्यूज हो जाएंगे। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 88 है, नीचे दिए गए पक्षियों की कौन सी प्रजाति झटके से अपनी गर्दन आगे पीछे करती है? ठीक है, जो झटके से करती है, इसमें देखिए ऑप्शन में पहले पढ़ लेते हैं। ऑप्शन में है उल्लू, और सेकंड में है कौवा, और ऑप्शन थर्ड में है बसंत गौरी, और ऑप्शन फोर्थ में है मैना। तो देखिए, इसमें क्या पूछा है कि बहुत बच्चे इसमें कंफ्यूज हो गए हैं कि झटके से जो करता है वो मैना होता है, और इसमें क्या है कि आगे पीछे जो करती है वो नॉर्मली उल्लू भी करता है, लेकिन जो झटके से करेगा वो मैना होगा। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 89 है कि घरों के नीचे दिए गए विवरणों पर विचार कीजिए। तो ऑप्शन फर्स्ट है, ऑप्शन ए में क्या है कि राजस्थान के गांव के लोग मिट्टी के घरों जिसकी छतें कटीली झाड़ियों की होती है में रहते हैं। ठीक है, और ऑप्शन बी में क्या है कि मनाली हिमाचल प्रदेश में घर बांस के और खंभों पर बनाए जाते हैं, और ऑप्शन सी में है कि लेक में पत्थर के 2 मंजिले घर बनाए जाते हैं, नीचे मंजिले पर ज़रूरत का सामान और जानवरों को रखते हैं। तो इसका राइट ऑप्शन क्या होगा?
देखिए राजस्थान में मिट्टी के घर बनाए जाते हैं कि वो ठंडा रहे और कटीली झाड़ियों से होते हैं, ये तो सही है। और देखिए ये मनाली में बांस के घर नहीं बनाए जाते हैं खम्भों पर, ये असम में बनाए जाते हैं। और ये ऑप्शन सी भी राइट है, ए और सी। ठीक है, ऑप्शन थर्ड इसका राइट हो जाएगा, बी गलत है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, जो कि आज की वीडियो का लास्ट क्वेश्चन रहेगा फ्रेंड। 90 दिया गया है कि हाथियों के विषय में नीचे दिए गए कथनों पर विचार कीजिए। ठीक है, तो इसका राइट ऑप्शन क्या होगा, पहले तो हम लोग ऑप्शन पढ़ लेते हैं। ऑप्शन में क्या है कि ऑप्शन ए है कि हाथी बहुत कम आराम करते हैं या एक दिन में केवल 2 से 4 घंटे सोते हैं। ये राइट चीज़ें हैं, ये सही बात है कि वो 2 से 4 घंटे ही सोते हैं। और ऑप्शन बी में क्या है कि एक बड़ा हाथी एक दिन में 200 केजी से अधिक पत्ता या झाड़ियाँ खा लेता है। ये चीज़ें गलत है, 200 केजी से अलग झाड़ियाँ नहीं खा पाता। और ऑप्शन सी में क्या है कि इन्हें पानी और कीचड़ में खेलना बहुत भाता है, इससे इसके शरीर को ठंडक मिलती है। ये चीज़ राइट है। और ऑप्शन डी में क्या है कि किसी हाथियों से झुंड में सबसे बुजुर्ग हथिनी की ही सभी फैसले लेती हैं। तो इसमें का जो हो जाएगा बी को छोड़ करके ए, सी और डी। तो इसमें ए, सी और डी कौन सा है, देखिए ये ऑप्शन थर्ड इसका राइट हो जाएगा। ठीक है, तो फ्रेंड आज का वीडियो ये यहीं पे समाप्त होता है। आशा करती हूँ कि आप लोगों को ये वीडियो अच्छा लगा होगा और आप लोगों के लिए यूज़फुल रहा होगा। तो आप लोग प्लीज़ वीडियोस को लाइक करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। जो लोग भी इस वीडियो में नए हैं, इस चैनल पे नए हैं, तो प्लीज़ आप लोग का प्लेलिस्ट जाके ज़रूर चेक करिएगा। मैं आप लोगों के लिए अच्छे अच्छे वीडियो जो आप लोगों के यूज़फुल हो, ऑल गवर्नमेंट एग्ज़ाम्स के लिए इम्पॉर्टेंट वीडियो मैं बनाई हूँ। तो आगे भी ऐसे ही वीडियो आते रहेंगे, तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ, नेक्स्ट प्रीवियस ईयर लेकर के। तो तब तक के लिए आप लोग पढ़ाई करते रहिए, अपना ख्याल रखिए। जय हिंद फ्रेंड, थैंक यू सो मच।